Hello everyone, I am going to take your health economic classes and today it's the first, let's take the first topic of health economics. Health economics पढ़ाने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक पढ़ाना चाहूँगी, जैसे है ना इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, क्यों पढ़ेंगे तभी मतलब क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक के बेसिक समझ में आ जाएंगे तभी आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। सो इकोनॉमिक का मीनिंग्स इट्स अ सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि ये लोगों से डील कर रही है, जहाँ पे आप क्या स्टडी करते हो, हाउ टू मेक अ चॉइस। आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप क्या चूज़ कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप क्या देखते हो, कैसे कम से कम रिसोर्सेज लगाने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिलेगा। अच्छा, अब हम कम से कम रिसोर्सेज क्यों लगाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है हमारी जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी स्कार्स है। ठीक है, और हमें हमेशा ट्रेड ऑफ, क्योंकि हम लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, ज़रूरतें बहुत सारी है, तो हम हर उसमें अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना है, वी नीड टू ट्रेड ऑफ। ठीक है, इसे गो थ्रू कर लो। Like they said, you have a limited amount of time. If you take a part-time job, each hour on the job means one less hour for study. Obviously, right? या फिर मैं ये बोलूँगा, city has a limited amount of land. If the city uses an acre of land for a park, तो 1 acre housing के लिए कम हो जाएगा. You have limited income, है ना? If you spend R70 on a music, तो आपके लिए म्यूज़िक से वो कम हो जाएगा, सेविंग्स में से कम हो जाएगा। सो वी ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिक्स के फादर जो थे वो थे एडम स्मिथ। उन्होंने डेफिनेशन दी, वेल डेफिनेशन दी। एल्फ्रेड मार्शल ने अलग डेफिनेशन दी। ऐसे करके बहुत सारे आए हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल है 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कहता है हमें तो प्रॉब्लम हमें क्या है, इकोनॉमिक्स कहता है हमें चूज़ करना है। एक इकोनॉमिक्स पढ़ने का मोटिव ही यही है, आप अपनी थ्योरी और नॉलेज इस तरीके से लगा रहे हो कि आप राइट चॉइस कर रहे हो। राइट चॉइस किसकी? राइट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें चूज़ क्यों करने हैं रिसोर्सेज? कि आप उन रिसोर्सेज से क्या प्रोडक्शन करोगे। अच्छा, अब इससे एक और चीज़ है कि ऐसा क्यों है, हमें चूज़ क्यों करना पड़े कि कितना चाहिए, कौन सा चाहिए। क्योंकि जितना हमें चाहिए, जितना हमारी नीड है, उतना पूरा अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स स्कार्सिटी है। तो रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं और हमें उनमें से चूज़ करना है। इसके ऊपर इकोनॉमिक की एक जो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर बेस्ड होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानों की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, वो मल्टीप्लाई नेचर की होती है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग होती है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज सूट ख़रीदा, कल मुझे उसी के साथ की बैंगल्स चाहिए। अब सूट और बैंगल्स ले लिए, इयरिंग्स नहीं है, इयरिंग्स ले लिया। फिर अब जुत्ती नहीं है, जुत्ती ले ली। अच्छा, जुत्ती लेने के बाद मुझे याद है, ओह दीज जुत्तीज़ आर नाइस, आई नीड न्यू सूट फॉर दीज जुत्तीज़। तो ऐसा कभी कोई इंसान ने बोला मुझे नहीं चाहिए। इफ़ आई पे यू 1 करोड़ रुपीज़, क्या आप बोलोगे मेरे पास अब मुझे और पैसों की चाह नहीं है? नहीं, राइट। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। उनको जो हम पूरा करने के लिए ज़रूरतें, इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, ये सब कम है। ठीक है, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं एग्ज़ाम्पल इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझा देती हूँ आप लोगों को, जो नेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पे 1000 रुपये, ठीक है, और मेरे को भूख भी लग रही है तो मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। मेरा एग्ज़ाम आने वाले, मुझे बुक्स चाहिए। मुझे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए। मुझे मैंने अब प्रॉमिस किया था मैं सेव करूँगी, तो सेविंग्स के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, आई सडनली रियलाइज दैट आई डोंट हैव न्यू क्लोथ्स, अब मुझे कपड़े भी चाहिए। 1000 रुपये में सब तो नहीं हो सकता, मतलब कि मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड हो गया 1000 रुपये। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने 1000 रुपये को एलोकेट तो करूँगी,
कोई नहीं मतलब लाइक आई वुड सी भूख लग रही है, पिज़्ज़ा ना खा के मैं 100 रुपये का कुछ खा लेती हूँ। पिज़्ज़ा खाऊंगी तो 200 250 300 रुपये बर्बाद हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब मैंने पहले तो ओके अपनी भूख मिटानी चाहिए। फिर उसके बाद मैं देखूँगी नीड क्या है। ऑब्वियसली एग्ज़ाम है तो मैं बुक्स ले, ठीक है, तो मैंने अपने पैसों का एलोकेट कर दिया, चलो भाई बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ बर्थडे आ रहा है, बर्थडे गिफ्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई विल गेट बर्थडे गिफ्ट ऑल्सो। नाउ वॉट, अब नाउ आई हैव टू थिंक whether I should save my money or I should buy new clothes. What is my priority? What is my need? तो अब मैंने क्या किया, मेरे को मैं देखूँगी पहले एलोकेट करूँगी किस पे कितना एलोकेट करूँ, क्यों 100 रुपये क्यों लगाऊँ, 50 रुपये क्यों लगाऊँ, कहाँ पे पैसा बचा सकती हूँ। और अब 2 चॉइसेस है, लाइक ठीक है, मैं दोनों की प्रॉज एंड कॉन्स देखूँगी कि अगर एक पे मैं पैसा लगाती हूँ, ख़रीदती हूँ, तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, दूसरे में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो आप चूज़ नहीं कर रहे हो, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने चूज़ नहीं किया, उसको चूज़ ना करने की वजह से जो आपके नुकसान होगी, जो आप कॉस्ट पेयर करोगे, उससे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो, ठीक है। फिर इसमें सप्लाई और डिमांड। सप्लाई मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस में सेलर कितना मार्केट में बेचना चाह रहा है, बायर किस प्राइस में ख़रीदना चाह रहा है, आपको क्या इंसेंटिव मिलते हैं, है ना, मॉरल इंसेंटिव, सोशल सोसाइटी में क्या जगह मिलती है, मान मिलती है, पैसा। ऑल्सो इकनॉमिक्स कहता है आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हो वो एफिशिएंट होना चाहिए, है ना, और इकनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन को आप मीट कर पा रहे हो, उस कंपटीशन को आप सरवाइव कर पा रहे हो, है ना, जो आज की ज़रूरतें उस हिसाब से है। गवर्नमेंट भी इकनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से देखती है कितनी सब्सिडी देनी है, क्या आपको सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी में या किसी और चीज़ में, या क्या टैक्सेशन होना चाहिए, है ना। फिर आप ये सब समझ के देखते हो कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, क्या है, किस तरीके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, क्या आप कितना डेवलपमेंट है, एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। ये हम माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब फीचर्स या ये सब चीज़ें हम इकनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं। अगर मैं हेल्थ इकनॉमिक्स की बात करूँ, इन सब में हेल्थ इकनॉमिक्स में देखेंगे ना, नर्सेस केस है, आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर में जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी कमी है, लोग ही नहीं है, लेबर स्कार्सिटी बहुत है। तो आप चॉइस करते हो, चूज़ करते हो किसको क्या काम दे, कितनी सैलरी रखे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हो कि मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊँ, सुपर स्पेशलिटी, एक बनाऊँगी तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, दूसरा बनाऊँगी क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, हॉस्पिटल बेड की क्या सप्लाई है, ड्रग्स मेडिसिन कितनी की क्या डिमांड है, चाहिए नहीं चाहिए, लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है ना, गवर्नमेंट आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें आप हेल्थ इकनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो अब इकनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, पॉजिटिव इकनॉमिक्स। पॉजिटिव इकनॉमिक्स क्या होती है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, वो व्हाट इज़ मतलब फैक्चुअल, वो इकनॉमिक्स जो बताए कि जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, ये आपके कुछ ऑब्वियसली हिपोथेसिस मतलब कि अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है। इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। रिडक्शन इन इनकम टैक्स रेट विल इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, ऑब्वियसली। हाई इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ऑब्वियसली। अगर मैगी 10 रुपये की आती है तो मैं 10 पैकेट ले लूँ, 25 की हो गई तो मैं 4 ही ले पाऊँगी ना, 100 रुपये में पावर कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ये सब। तो ये पॉजिटिव इकनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़, जो बताए क्या है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि फैक्ट्स क्या है, क्या चल रहा है, तभी तो आप पॉलिसी बना सकते हो, फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हो, तभी तो आप इकनॉमिक में देख सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ कंज्यूम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी क्या है, कंजम्पशन क्या है, अलग अलग थ्योरीज फॉर्मुलेट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स कहते हैं ना व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, जो हो रहा है वो सही है गलत है,
मॉरल एथिक्स के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहता है जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पैसा पे करे, जो कम कमा रहा है कम, ऐसा नहीं होता लेकिन, है ना। ये जजमेंट्स करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये जजमेंटल नेचर का होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू बेस्ड जजमेंट करते हैं, अपने ओपिनियंस, बिलीव, डिज़ायर्स, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में बताता है। प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होता है इसका, जो बताता है इकोनॉमिक गोल्स क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, है ना। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें बहुत क्रिटिसिज्म होते हैं, काफ़ी क्रिटिक्स होते हैं। जैसे निर्मला सीताराम जी ने टैक्स रिजीम्स निकाले हैं, बहुत सारे न्यू टैक्स रिजीम के अगेंस्ट है, बहुत सारे फेवर में हैं। तो इसमें कहते हैं व्हाट शुड बी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि हम कम टैक्स पे कर रहे थे, न्यू में हमारी जो है कटौती बहुत ज़्यादा होगी। तो अब इसमें आप ये क्या ये बता रहे हो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, आप रिकमेंडेशन देते हो, यहाँ पे आपका मेन एम होता है आप लोगों का भला कर रहे हो, आप प्रायरिटीज़ बना रहे हो, ये सब। और दोनों ही ज़रूरी होती है। क्यों? पॉलिसीज़ जब आप बनाते हो तो ये गाइड करता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की प्रायोरिटी पता चलती है, वैल्यू पता चलती है, माइंडसेट पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे मेन एम ये नहीं होता फैक्ट देना नहीं होता, ये होता है सबके साथ जस्टिस हो, फेयर हो, कोई भी निराश ना हो, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी किसी को ना सहनी पड़े, ठीक है। तो अच्छा, हमेशा जो मुद्दे होते हैं ना ये जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं क्या होना चाहिए, पब्लिक डिबेट्स होती है बहुत ज़्यादा। कभी तो जैसे वो फार्म बिल आया था, दंगे फसाद हुए थे, दंगे फसाद तक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है, बाइस्ड होती है ना। सबका जानने का परखने का तरीका अलग है, यू कांट कम्पीट, यू कांट बैलेंस इट। अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैंने पहले भी बताया था, है ना, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो अभी इसलिए मैं आई विल जस्ट रीड इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इट सेज इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैंने बताया था ना, हम डिसीजन लेते हैं, देखते हैं किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है ना। इफ़ द कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो कि अगर मैं सेकेंड ऑप्शन नहीं चूज़ कर रही हूँ, मेरे को क्या बेयर करना पड़ेगा। ये काफ़ी क्रूशल होता है अपने बेनिफिट्स को देखने के लिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ये बताता है कि वी कैन नॉट हैव ऑल, सो इट टेल अस द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट मॉनिटरी कॉस्ट, कभी कभी टाइम, रिसोर्स, माइंडसेट अलग उस पर डिपेंड करता है, ये सबके लिए अलग होता है। एक बिजनेसमैन अलग सोचता है, इंडिविजुअल अलग सोचता है, मम्मी अलग सोचती है हमारी, हम अलग सोचते हैं ना, ऐसा ही है उसमें। तो प्रायोरिटी सिचुएशंस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कीप्स ऑन डिफरिंग। प्लीज़ इसके एग्जांपल्स हम रीड कर लो, जैसे एजुकेशन फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, कुछ लोगों को वर्क प्रेशर चलेगा लेकिन सैलरी चाहिए, कुछ लोगों को वर्क प्रेशर नहीं चाहिए होता, चाहे सैलरी कम मिल जाए कोई बात नहीं, इसे रीड कर लो। इन्वेस्टमेंट में तो हम बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है आईटी सेक्टर में, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीन लाए ना लाए, एक्सपैंड करें ना करें, पर्टिकुलर सेगमेंट में या पर्टिकुलर शेयर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, कोई नया प्रोडक्ट है उसको बनाएं या ना बनाएं, है ना। बजट में भी वो देखते हैं कि नई कुछ लाएँ, जैसे जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो देखती है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखती है ना, किस पे ज़्यादा पैसा लगाए, किस पे कम लगाए, ये सब कर लो इसे रीड।
आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट वही है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ऐसे बेसिकली, कि आप प्रॉपर देखते हो, कभी कभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट भी देखते हो आप इसमें, डायरेक्ट खर्चा या डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स या इनडायरेक्ट खर्चे क्या होंगे, ये सब ना। अच्छा, अब ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऑब्वियसली लगाते हुए हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। CBA अपने में एक डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें देखते हैं मैं कितना खर्चा कर रही हूँ और जितना मैं पैसा लगा रही हूँ क्या उतना वर्थ मुझे बेनिफिट मिल रहा है। हम कभी कभी कहते हैं पैसा बर्बाद हो गया, मतलब कि मैंने कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगा ली, उसके कंपैरेटिवली मुझे फ़ायदा नहीं मिला। या कभी कहते हैं ना पैसा वसूल हो गया, तो मैंने जितनी कॉस्ट लगाई उससे ज़्यादा का ही मुझे बेनिफिट मिला। तो CBA एनालिसिस में आप देखते हो कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे जिस भी चीज़ पे पैसा लगा रही हूँ मुझे वो वर्थ उतनी वर्थ का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्वियसली इकोनॉमिक रूल तो यही कहता है कि CBA पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आप कम से कम पैसे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। रिसोर्स पे आप ऐसी एलोकेट करते हो कि जहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज लगाओ, जहाँ पे आपको पता है कि नुकसान है वहाँ पे कम से कम रिसोर्सेज लगाओ, है ना। जिसे कहते हैं लंगड़े घोड़े पे लगाम नहीं लगानी। वैसे ही एनी ट्रेड, एनी सेक्टर, एनी बिजनेस विच इज़ नॉट प्रॉस्परिंग, यू नॉट नीड टू इन्वेस्ट सो मच इन दैट, ठीक है। तो ये सब एक प्रॉपर प्लानिंग से होता है। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इज़ एक रिस्क है। आप अनसर्टेन, आप श्योर नहीं हो सकते, है ना। चीज़ें वेरी होती रहती हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स। Now this is just for reading, it is not like that important law of opportunity cost। मैं एक थरो रीडिंग दे देती हूँ उसको। Opportunity cost diagrams can be proved on the basis of increasing, decreasing and constant। law of increasing opportunity cost क्या कहता है, as the production of a firm rises, opportunity cost rises। when production of one product increases, production of other product declines। obviously एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन जो दूसरा कम हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है तो वो अपने रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट करता है कि एक बढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, उसको फ़ायदा कम मिल रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट वो सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पे दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कोई फ़र्क नहीं होता। प्लीज़ रीड कर लो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो मैं बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ डिसीजन टू चूज़ what to produce, how to produce, when to produce,
कौन से रिसोर्सेज यूज़ करोगे, वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहा था। तो जब भी आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो, आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हो। सबसे पहले ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज खास है, हर रिसोर्स मल्टीपल यूज़ के लिए या उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अलग अलग यूजेस के लिए काम आ सकते हैं। तो आपको वाइजली चूज़ करना है कौन से रिसोर्सेज से कैसे एम्प्लॉय करो कि मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ये सब। और इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले सकता है, कोई भी ले सकता है, गवर्नमेंट है, ग्रुप है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, बिजनेस है। तो अब नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसे पढ़ते हैं। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बीइंग अ पर्सन, सबसे पहले आप ये तो देखोगे ना प्रॉब्लम है क्या। आप अपनी प्रॉब्लम, अपने ऑब्जेक्टिव को लेके क्लियर हो जाओगे, आप चाहते क्या हो, है ना। फिर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन द सेंस कुछ ओल्ड एज के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि वो टेक्नोलॉजी ईज़िली सीख जाए। तो मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी कि कैसे बनेगा, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या उसका प्राइस होगा। अच्छा, फिर मैं देखूँगी, अच्छा जो मेरे पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो ऑल्टरनेटिव्स होंगे 3 4 5 6, मैं सबको चूज़ करूँगी, मतलब इन द सेंस सबका एनालिसिस करूँगी, इवैल्यूएट करूँगी कि कौन सा बेटर है, किस पे कम पैसा लगेगा, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो सबका मैंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले प्रॉस कॉन्स निकाले, सही गलत देखा और उसके बाद मैंने चॉइस करी, है ना। जब मैंने चूज़ किया, मैं अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूँगी और बार बार रिव्यू करूँगी कि जो मैंने चूज़ किया वो सही था या गलत था। तो डिसीजन मेकिंग आपके ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती है, साइकोलॉजिकल होती है, चेंज होती रहती है, एंड ठीक है। ये सब माइक्रो मैक्रो मैंने कहा ना हम आगे करेंगे। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, आप देखते हो उस क्वांटिटी या रॉ मटेरियल का डिमांड प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, आप कौन से इनकम ग्रुप को कैटर करोगे, उनके पास कितनी वेल्थ है, अमीरों के लिए अलग प्रोडक्ट होंगे, गरीबों के लिए अलग होंगे, क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कोई सब्सिडी मिलेगा, कोई टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगी, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहेगा, मार्केट जो आपकी होगी वो परफेक्ट कंपटीशन होगी, मोनोपोली होगी या लिगोपोली होगी, क्या साइज़ रहेगा, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आप आगे जाके उसे वो कर सकते हो। फिर आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो सिंपल, ये ऐसा कर्व होता है जहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए होता है कि इस रिसोर्स से आप 2 गुड बना सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के अंदर है, मतलब कि आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, आप और यूज़ कर सकते हो। कोई भी पॉइंट इस कर्व के बाहर है, मतलब कि आपके रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, एफिशिएंट नहीं है। तो इसमें आप ये देखते हो कौन से उन रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाऊँ कि मेरे को एफिशिएंसी मिले, है ना, अटेनेबल हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, सब में सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी मैं उससे भी डील कर सकूँ। और इसमें एज्यूम करते हो इकनॉमी सिर्फ 2 गुड बना रही है, रिसोर्सेज फिक्स्ड होंगे, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होगी। देखो अब आता है कॉस्ट असर्टेनमेंट। इसमें भी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम मेन ही करेंगे। कॉस्ट असर्टेन में मतलब कि आप जो रॉ मटेरियल जो आपने बनाया है, जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें आप देखते हो कि कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या रहेगा, ठीक है, कॉस्ट कितनी लग रही है, कहाँ पे आपको कटौती करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है जो आपने बजट बनाया था उससे बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। इसमें आप देखते हो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है, डायरेक्ट मटीरियल लेबर एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट कितनी लग रही है, ठीक है। अब कैसे देखते हो आप कितनी लग रही है, ज़्यादा है कम है,
आपकी शीट्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, बिल्स, इन सबको कलेक्ट कर इनके, ठीक है। फिर होता है कॉस्ट एलोकेशन, जो पर यूनिट कॉस्ट है आप उसमें देखते हो ना, पूरा प्रॉपर पर यूनिट निकालते हो कि मेरा प्रोडक्ट 10 रुपये का है, 1 रुपये पैकेजिंग में गया, 1 रुपये ब्रांडिंग में गया, 1 रुपये एडवर्टाइजमेंट में गया, 1 रुपये की लेबल लगी, 2 रुपये का सामान लगा, राइट, ठीक है। तो आप उसको अलग अलग वे में एलोकेट आप करते हो, और इसको अलग अलग यूनिट्स में जब करते हो अपॉर्शनमेंट हो जाता है। इसे रीड कर लो। और जब कॉस्ट आप अच्छे से एलोकेट हो गई, अपॉर्शनड हो गई, हमने जस्टिफाई कर लिया कि मैंने कितना पैसा कहाँ लगाया पर यूनिट में, उसे कहते हैं कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। तो कॉस्ट अब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एलोकेशन प्लस अपॉर्शनमेंट। हर एक्टिविटी का अलग पैसा होता है, हर एक्टिविटी इन द सेंस उसमें ओवरहेड्स भी लेते हैं, ऊपरी खर्चा जैसे आप कहते हो। और कितना पैसा लगा है, जो पैसा लगा है वो सही है, गलत है, ज़्यादा है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो सब कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सब के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। तब आप बजट बनाते हो, चेक करते हो कहाँ पे वेरिएंसेस आ रहे हैं, कहाँ पे कॉस्ट कम कर सकते हैं, का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो ये इनके थ्रू होता है। So this is something that I have been teaching since day one. Wants are unlimited, resources limited है, दोनों को मीट करना है। मीट कैसे करोगे? हम सब तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना है। अब हमें अपने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं जो नीड और सिचुएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो, प्रायोरिटी हो, और हमारे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, ठीक है। और आपकी अब रिसोर्सेज के क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? आपकी इनकम, आपका कल्चर, आपकी नीड, एडवर्टाइजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब है ना। आज जब रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे आपके फैक्टर्स, और प्रोडक्शन भी होते हैं। इनको आप एलोकेट करते हो प्रॉपर, ठीक है। कैसे एलोकेट करते हो कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी यूज़ करते हैं कि उसका आप वो भी ना हो, क्या ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन। सो सॉरी, आई लॉस्ट अ वर्ड। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है ना। प्रॉब्लम हमें पता है, स्कार्सिटी है, क्या बनाएं, लोग क्या पसंद करेंगे, लोगों को क्या चाहिए, है ना। क्या वो कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे बनाएं, कितना, है ना, क्या कैसे बनाए, लेबर इंटेंसिव बनाए, कैपिटल इंटेंसिव बनाए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कितना पैसा लगेगा, कब बनाए, क्या कोई कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ सीजनल है, कुछ डेडलाइन है उसकी, किसके लिए बनाए, कौन सी मार्केट को कैटर करे, अमीरों के लिए बनाए, गरीबों के लिए बनाए, बड़ों के लिए बनाए, छोटों के लिए बनाए, ये सब ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सब आप गो थ्रू कर लेना, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होती है? कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। आपकी कॉस्ट, आप पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखते हो ना, ट्रीटमेंट्स कैसे इफेक्टिवली कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना आए, ये सब बस, इसमें और कुछ नहीं है। इसे रीड करेंगे, एग्जाम्पल्स इन हेल्थ केयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का। जो आप ट्रीटमेंट्स लेते हो अलग अलग, आप देखते हो कि किस में आपका फ़ायदा हो रहा है, कितने बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स किस में मिलेंगे, क्वालिटी किस में मिलेगी, रिसोर्स प्रॉपर्ली एलोकेट हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। स्कोप किस में आगे ज़्यादा होगा, ये सब ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। CBA है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इस वही है जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो थ्रू इट। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस।
रिसोर्सेज है स्किल, लेबर के लिए होता है, लेबर भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, स्किल्स, है ना। यहाँ पे स्किल्ड लेबर ही नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, लोगों को टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती, लोगों को काम करना नहीं आता, पैसे लगाने नहीं आते, तो नॉलेज होगी तभी तो आप सारी रिसोर्सेज लगा पाओगे। तो ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला ये, आई गेस दिस इज समथिंग यू नीड टू गो थ्रू, ठीक है, बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑल दिस। सो मटीरियल इज़ विद यू, यू नीड टू गो थ्रू दिस। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक